नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं राजस्थान ज्योग्राफी की इस श्रृंखला के अंदर। और आज जो अपन बात करेंगे राजस्थान की मृदा के बारे में बात करेंगे और मृदा से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और राजस्थान गवर्नमेंट जैसे अभी जो बहुत बड़ा एग्जाम है रीट का, तो उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मृदा की मैं बात करूं तो ये मृदा का सबसे पहले जो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि मृदा क्या है और मृदा का वर्गीकरण क्यों किया गया। मृदा का वर्गीकरण क्यों किया गया? जब अपन को जैसे कोई जिस चीज़ की अपन को ज़रूरत होती है तो अपन उसका क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यानी कि उसके अपन खोज करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मृदा का वर्गीकरण करना भी एक अपन को ज़रूरत पड़ी होगी। और क्यों पड़ी? क्या होता था कि पहले जो भारत को एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी कि भारत जो है एक सोने की चिड़िया था। यहाँ पर हर तरीके से ये भारत क्या था, समृद्ध था। यहाँ की भूमि बिल्कुल शुद्ध थी और शुद्ध थी तो यहाँ पर जो भी चीज़ उगाते थे तो वो उग जाती थी। लेकिन कुछ समय बाद कुछ यहाँ पर लोग आए और उन्होंने इस भूमि का दुष्प्रभाव यानी कि एक गलत उपयोग किया और गलत उपयोग करके ही इस मिट्टी का उन्होंने बहिष्कृत किया। देखो दोस्तों, मिट्टी जो है, जैसे अंग्रेजों की मैं बात करूं तो अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो उनका एक ही मकसद था, व्यापार करना, और व्यापार करके ही वो करने के लिए वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने क्या किया कि यहाँ से कच्चा माल उगाया और उस माल को वो इंग्लैंड भेज दिए और इंग्लैंड भेजते गए। एक टाइम ऐसी भूख हो गई कि इस मिट्टी के अंदर या इस भूमि के अंदर उन्होंने रासायनिक उर्वरक यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उपज ज़्यादा हो रही थी, कच्चा माल ज़्यादा मिल रहा था। लेकिन एक ना एक यहाँ की जो मिट्टी थी, ये मिट्टी खराब होती जा रही थी, ये ऊसर होती जा रही थी और एक दुष्प्रभाव इसका अपने सामने देखने को मिलता है। एक टाइम ऐसा आया कि जब अंग्रेज इसके अंदर फसल उगाते तो फसल प्रॉपर रूप से नहीं उग पा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि यार ये फसल प्रॉपर रूप से उग क्यों नहीं पा रही। तो उन्होंने जितने भी विद्वान थे उनको बुलाया और उनको बुलाकर कहा कि इस प्रकार से ये प्रॉब्लम है। तो विद्वानों ने कहा कि सर ये जो भूमि है, ये जो आपने इस पर रासायनिक उर्वरक यूज किया है, इस वजह से ये भूमि क्या हो गई, दूषित हो गई। अब हमें ये पता करना है कि इस भूमि के अंदर कहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाएगी, कौन सी मिट्टी में कौन से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, तो उसके बारे में अपन को एक जानकारी हासिल करनी है। तो यहाँ के विद्वानों ने उस मिट्टी का वर्गीकरण किया, यानी कि इस मिट्टी को अलग अलग तरीके से इन्होंने बांटा। ठीक है, तो इसी दौर पर भारत के अंदर 1929 में एक संस्था की स्थापना की गई और उस संस्था की मैं बात करूं तो संस्था का नाम था ICAR। ये जो ICAR संस्था है, इसका नाम है भारतीय कृषि परिषद अनुसंधान केंद्र या फिर केंद्र। ठीक है, इसकी जो स्थापना की गई थी, स्थापना इसकी 1929 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना 1929 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय बनाया गया, इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो नई दिल्ली में बनाया गया, नई दिल्ली में बनाया गया। मेरे प्यारे बच्चों, ICAR की बात करूं, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, भारतीय कृषि परिषद अनुसंधान जो केंद्र है, इसका काम था भारत के अंदर मिट्टियों का वर्गीकरण करना। भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण करना, ये इसका काम था। भारत के अंदर मिट्टियों का वर्गीकरण करना किसका काम था? ICAR का काम था, भारतीय कृषि परिषद अनुसंधान केंद्र। आज जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो राजस्थान की मिट्टियां पढ़ रहे हैं, राजस्थान की मिट्टियां पढ़ रहे हैं। और मिट्टियां, ये जो चैप्टर ऐसा चैप्टर है बच्चे कि आपको अगर राजस्थान में मैं ये राजस्थान की मिट्टियां पढ़ा रहा हूं तो आपको इंडिया मतलब भारत की मिट्टियां भी वहां पर आपको याद हो जाएगी। और 101% में बात कर रहा हूं कि अगर मैं राजस्थान की आपको पढ़ा रहा हूं तो वहां पर आपको लगभग 80% भारत की मिट्टियां भी आपको याद हो जाएगी। अगर भारत की मिट्टी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो 80% आप वहां पर जवाब दे सकते हो। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं भारत की मिट्टियों की, राजस्थान की मिट्टियों की, तो सबसे पहले तो अपन भारत की मिट्टियों की बात करते हैं। भारत के अंदर मिट्टियों का वर्गीकरण कैसे किया गया?
तो भारत के अंदर मिट्टियों के वर्गीकरण के लिए ICAR एक संस्था थी, भारतीय कृषि परिषद अनुसंधान केंद्र, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना 1929 में की गई और मुख्यालय नई दिल्ली में इसका बनाया गया। इस संस्थान का एक काम था कि इस भारत के अंदर मिट्टियों का वर्गीकरण करना। इस संस्था की मैं बात करूं तो इस संस्था ने भारत के अंदर मिट्टियों को 8 प्रकार से बांटा। कितने प्रकार से बांटा बच्चे? 8 प्रकार से भारत में मिट्टियों को बांटा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर ICAR ने कितने प्रकार की मिट्टियां बांटी? तो 8 प्रकार की मिट्टियां यहां पर बताई। अपन भारत की मिट्टियां नहीं पढ़ रहे, अपन पढ़ रहे राजस्थान की, तो राजस्थान की ही मिट्टियों के बारे में अपन चर्चा करने वाले बच्चे, ठीक है। यहां पर अगर अपन बात करते हैं बच्चे तो मिट्टियों की, तो मिट्टियां जो क्या होती है, स्थल खंड भाग पर ऊपरी सतह पर होती है और ये क्या होती है कि ताप दाब और ऑक्सीकरण अपघटन की क्रिया के द्वारा मिट्टियों के जो भूमि की ऊपरी सतह होती है उसके अंदर इसका निर्माण होता है, ठीक है बच्चे। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो कुछ शब्दावलियां मैं आपको पहले बताने वाला हूं जो मैं इस मिट्टियों के अंदर यूज करूंगा। बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, एक एक चीज बताऊंगा। पहले शब्दावलियों की बात करेंगे, शब्दावलियों के बाद में अपन मिट्टियों की चर्चा करेंगे। जैसे मैं बात करूं किसी मिट्टियों के निर्माण के अंदर मैं आपको बताऊंगा, उसकी क्रिया विधि बताऊंगा और क्रिया विधि में बार बार बोलूंगा कि इस मिट्टी का अपक्षय हो गया, इसका अपर्दन हो गया, अवक्षालन हो गया, निक्षालन हो गया। तो सबसे पहले मैं इन शब्दावलियों के बारे में बात कर लेता हूं कि अपक्षय क्या होता है, ठीक है। अपक्षय कितना प्रकार से हो सकता है मिट्टियों का, निक्षालन क्या है, अवक्षालन क्या है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको एक बार बता देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चे। तो आप एक बार हेडिंग लगा लीजिए राजस्थान की मिट्टियां, और राजस्थान की मिट्टियों में आप एक लाइन लिखिए बच्चे, लिखिए राजस्थान की मिट्टियां, तो अपना एक टॉपिक का नाम हो गया और उसके नीचे लिखिए बराबर लगा के भारत में मिट्टियों के वर्गीकरण के लिए, भारत में मिट्टियों के वर्गीकरण के लिए ICAR और ब्रैकेट में लिख लीजिए इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल, I फॉर इंडियन, C फॉर काउंसिल, A फॉर एग्रीकल्चर, R फॉर रिसर्च। या फिर हिंदी में लिख लिए भारतीय कृषि परिषद अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, ठीक है बच्चे। की स्थापना थोड़ा सा वहां पर मेंशन कर लीजिए, साथ में लिख लीजिए की स्थापना 1929 में की गई, 1929 में की गई, ठीक है बच्चे। 16 जुलाई 1929 था, 16 जुलाई 1929 में की गई, ठीक है। इसकी पूरी डेट क्या है, 16 जुलाई 1929 में की गई, ठीक है बच्चे। फिर लिखो इस संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया। इस संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया, ठीक है बच्चे। जो मतलब यानी कि ICAR के बारे में बात कर रहा हूं, जो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां बताई। मतलब ये जो ICAR संस्थान है इसने भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां बताई, ठीक है बच्चे। यहां तक लिखा। अब 8 प्रकार की मिट्टियां यहां पर नहीं लिखेंगे अपन, जब भारत की मिट्टियां पढ़ेंगे तो वहां पर 8 प्रकार की मिट्टियां मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चे। अब लिखते हैं, अब चलते हैं अपन आगे। सबसे पहले अपन शब्दावली की बात करें तो एक आएगा अपक्षय। ये अपक्षय क्या है और अपक्षय के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अपक्षय क्या होता है बच्चा, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि अपक्षय क्या है और फिर उसके प्रकार अपन पढ़ेंगे और प्रकार में कौन कौन सी चीजें अपन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपक्षय क्या होता है, जैसे कोई चट्टाने हैं, कोई पर्वत पहाड़ है, उसके ऊपर चट्टाने हैं, अब चट्टाने अपने ही स्थान पर टूटकर गिर जाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। चट्टाने अपने ही स्थान पर टूटकर गिर जाएगी, उससे अपन क्या कहेंगे, अपक्षय। एक तो अपक्षय हो गया और एक हो गया अपर्दन, ठीक
ठीक है बच्चे, एक तो अपर्दन हो गया और एक अपक्ष हो गया। देखो कोई भी चट्टान है, अब ये माना कि एक चट्टान है, ये एक चट्टान है, ये चट्टान टूटकर अपने स्थान पर गिर गई, अपने स्थान पर टूटकर गिर गई, इसको तो अपन ने क्या बोल दिया, अपक्षय बोल दिया। और जब टूटी हुई चट्टानों के ये जो कण है, ये जो कण है, ये टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर इसका क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, ये जमा हो गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अपर्दन बोलेंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये तो पता चल गया कि चट्टानें टूटकर अपने स्थान पर जब गिर जाती है तो उसको अपन अपक्षय बोलते हैं, और ये कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर इनका जमा हो जाता है तो उसे अपन अपर्दन बोलते हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये बातें तो समझ में आ गई, लेकिन इनका जो इन कणों को तोड़ने का जो काम है ये कौन करता है, और इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने का काम कौन करता है। ठीक है बच्चे, तो आपके दिमाग में बिल्कुल सही बात आ रही है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं अपक्षय की, तो अपक्षय 3 प्रकार से होते हैं बच्चे। एक तो भौतिक अपक्षय होता है, एक रासायनिक अपक्षय होता है, एक होता है जैविक अपक्षय। ठीक है बच्चे, तो वहां पर अपन अपक्षय का प्रकार पढ़ेंगे, और उसके बाद ये जो अपर्दन हो रहा है, ये अपर्दन की मैं बात करूं बच्चे, तो अपर्दन जो हो रहा है वो वायु यानी कि हवा या फिर पानी इन कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उनका जमाव कर देता है, और इसे ही अपन क्या कहते हैं बच्चे, अपर्दन कहते हैं। ठीक है, सारी चीज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, अपक्षय हेडिंग लगाइए, और अपक्षय के अंदर अपन लिखते हैं कुछ लाइनें। जब चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटकर गिर जाती है, जब चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटकर गिर जाती है तो उसे अपक्षय बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं, अपक्षय कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो उसे क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे, अपक्षय कहेंगे। और ठीक है बच्चे, अब अपन यहां पर क्या करेंगे, अपक्षय के प्रकार। एक बार आपने यहां तक लिखा, और इसके बाद अपन एक हेडिंग लगाएंगे, अपक्षय के प्रकार। अपक्षय के प्रकार अपन क्या पढ़ने वाले बच्चे, अपक्षय के प्रकार। ठीक है, तो अपन अब हेडिंग लगा लीजिए, अपक्षय के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, लिखो अपक्षय के प्रकार, लिखा। तो एक लाइन लिखी बच्चे यहां पर, अपक्षय 3 प्रकार का होता है। अपक्षय कितने प्रकार का होता है बच्चे, 3 प्रकार का होता है। पहला पक्षय की बात करूं तो पहला जो पक्ष होता है वो होता है भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय। ठीक है, दूसरा जो पक्ष होगा वो होगा रासायनिक अपक्षय, और तीसरा जो पार्ट होगा बच्चे वो तीसरा कौन सा होगा, जैविक अपक्षय, जैविक अपक्षय। ठीक है, आपने यहां तक लिखा कि अपक्षय के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प देगा जब अपन मिट्टियां पढ़ेंगे। तो लिखा यहां तक, आपने यहां तक लिख लिया, तो पहला हेडिंग लगा लीजिए भौतिक अपक्षय, फिर उसके बाद में रासायनिक अपक्षय पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे जैविक अपक्षय। ठीक है बच्चे, तो पहला हेडिंग लगा लीजिए भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय, देखो बच्चे सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय
भौतिक अपक्षय की मैं बात करूं, भौतिक अपक्षय की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो भौतिक अपक्षय किसे कहते हैं देखते हैं। देखो, भौतिक अपक्षय के प्रकार, जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से भौतिक अपक्षय के प्रकार कौन से हैं, निम्न में से भौतिक अपक्षय के प्रकार कौन से हैं, तो भौतिक अपक्षय के प्रकार कौन कौन से हैं वो आपको देखना है। ठीक है, जैसे आपको दे देगा कि भौतिक अपक्षय के प्रकार होगा और कुछ उसके अंदर रासायनिक अपक्षय के होंगे, तो कुछ उसके अंदर जैविक अपक्षय के होंगे, तो आपको छांटना है कि भौतिक अपक्षय के प्रकार किससे कहते हैं, यानी कि भौतिक आधार पर जिनका अपक्षय हो रहा है उनकी। अब देखो बच्चे, अब बात करते हैं, सबसे पहला जो प्रकार है भौतिक अपक्षय का वो है ताप, तापमान। ठीक है बच्चे, टेम्परेचर, टेम्परेचर। चले आगे, देखो पहला क्या है टेम्परेचर यानी कि तापमान। अब मैं बात कर रहा हूं, जैसे कोई चट्टान है, ये कोई चट्टान है, ये कोई चट्टान है। ठीक है बच्चे, अब इस चट्टान पर क्या होता है कि इस चट्टान की ये जो शिलाखंड होते हैं, इन शिलाखंडों पर क्या होता है बच्चों की, जैसे तापमान बढ़ता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो ये चट्टानें क्या होगी, फैलेगी। देखो चट्टानें क्या होती है, तापमान बढ़ता है तो चट्टानें फैलती है, और तापमान जैसे कम होता है तो चट्टानें अपने स्थान पर आ जाती है। फिर तापमान बढ़ेगा तो फिर फैलेगी, फिर तापमान घटेगा तो फिर वो क्या हो जाएगी, अपने स्थान पर आ जाएगी। ये जो फैलन और सिकुड़न होता है, इस फैलन और सिकुड़न से चट्टानों की जो कण होते हैं ये टूट जाते हैं और टूटकर अपने ही स्थान पर गिर जाते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपके। एक एग्जाम्पल बताता हूं बच्चे, जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास के अंदर, और आसपास के अंदर जब आप देखते हो तो आपको लाइट के तार दिखते हैं, और ये जो लाइट के तार हैं बच्चे, ये लाइट के तार क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में इस प्रकार से लटक जाते हैं। ठीक है, वो क्यों लटकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो वो जो तार है वो तार क्या होंगे, लटक जाएंगे, यानी कि वो उनके कण क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। और जब सर्दी आती है तो थोड़े से वो अपने स्थान पर जाते हैं, फिर गर्मी आएगी फिर लटक जाएंगे। एक टाइम ऐसे आएगा कि तार लटक ही जाते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि जो चट्टानों के जो कण होते हैं, ये चट्टानों के कण भी क्या होते हैं कि जैसे तापमान बढ़ता है तो ये फैलते हैं, तापमान कम होता है तो सिकुड़ जाते हैं। ये फैलन और सिकुड़न से क्या होता है कि फैलन और सिकुड़न से क्या होता है कि चट्टानों के जो कण हैं वो टूटकर गिर जाते हैं, और टूटकर गिर जाएंगे तो क्या होगा बच्चा, वहां पर उसको कहेंगे अपन भौतिक अपक्षय। और भौतिक अपक्षय किसके द्वारा हो रहा है, तापमान के द्वारा, यानी कि ये कण टूटकर गिर जाएंगे और इसे अपन कहेंगे भौतिक अपक्षय। तापमान के द्वारा भौतिक अपक्षय, तापमान के द्वारा भौतिक अपक्षय। ठीक है बच्चे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला अगर आपसे पता चल जाए कि निम्न में से भौतिक अपक्षय के प्रकार, तो पहला अपन ने क्या पढ़ा, तापमान पढ़ लिया, यानी कि ये इसके क्या हो गए बच्चे, प्रकार हो गए। चले आगे, एक होता है वायु दाब, दूसरा क्या होता है, वायु दाब, प्रेशर, प्रेशर। ठीक है मेरे बच्चे, देखो यहां पर एयर प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं अपन, एयर प्रेशर यानी कि वायु दाब। अब जैसे ये चट्टान है, अब ये चट्टान है तो इस चट्टान के ऊपर क्या होता है बच्चों की, जैसे जैसे हवा आती है, हवा तेज गति से आती है तो इन चट्टानों के ऊपर क्या होगा, उसका दबाव बनेगा। जैसे कोई ये चट्टान है और इस चट्टान पर कोई हवा आ रही है तो हवा बार बार इस चट्टान के ऊपर इस प्रकार से प्रेशर बना रही है, और जब प्रेशर बनाएगी तो इस चट्टान जो है, इस चट्टान के जो कण होंगे वो क्या होंगे, धीरे धीरे ढीले हो जाएंगे, और ढीले होंगे तो ये चट्टानों के कण टूटकर अपने ही स्थान पर गिर जाते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चे, इस क्रिया को बोलते हैं भौतिक अपक्षय। और भौतिक अपक्षय किसके द्वारा बोलते हैं इसको, वायु दाब के द्वारा, वायु दाब के द्वारा भौतिक अपक्षय, वायु दाब के द्वारा भौतिक अपक्षय। ठीक है, अपने पहला अपन ने तापमान पढ़ा, दूसरा वायु दाब अपन ने पढ़ा है। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलते हैं आगे। तीसरा होता है बच्चे वर्षा, आर फॉर रेन। वर्षा की मैं बात करता हूं बच्चे, जैसे क्या होता है कि चट्टान है, ये चट्टान है और इस चट्टान के ऊपर बारिश आ रही है, ये बदल है, ये बादल है, और बादलों से क्या आ रही है, बारिश आ रही है। और बारिश जो आती है बच्चे, तो ये बारिश कहां पर पड़ेगी, इस चट्टान के ऊपर पड़ेगी, इस प्रकार से चट्टान के ऊपर पड़ेगी।
और जब इस चट्टान के ऊपरी परत पर बारिश के कण पड़ते हैं तो ये कण जैसे इसके ऊपर पड़ेंगे तो ये चट्टानों के कणों को क्या करेंगे, ढीले करेंगे। यानी कि अब बारिश आ रही है, अब आपने क्या किया कि आप मोटरसाइकिल पर निकले और निकले तो आपके पास हेलमेट था ही नहीं, और आप जैसे जैसे स्पीड पर जा रहे हो और एकदम से बारिश आ जाती है तो आपके मुंह पे ऐसे लगती है जैसे कोई कंकरों से आपके मुंह पर कोई मार रहा है। ठीक है बच्चे, तो ऐसे ही क्या होता है कि ये बारिश के कण आकर इस चट्टान पर जब गिरते हैं तो इस चट्टानों के कण क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, और ढीले होते हैं तो एक समय से आता है कि ये जो कण है टूटकर अपने स्थान पर गिर जाएंगे, और इसे कहेंगे भौतिक अपक्षय। और भौतिक अपक्षय किसके द्वारा, वर्षा के द्वारा। तो एक कौन सा हो गया बच्चे, वर्षा के द्वारा भौतिक अपक्षय, वर्षा के द्वारा भौतिक अपक्षय। ठीक है बच्चे, यहां तक आपको पता है, आपको समझ में आया सारी चीजें। ठीक है, और कोई दिक्कत, चले आगे। देखो बच्चे, तीसरी अगर मैं बात करूं, चौथा अगर मैं बात करूं चौथे ऑप्शन की, तो चौथा भौतिक अपक्षय का प्रकार कौन सा होगा, 4 नंबर पे तुषार। इसे ही अपन क्या कहेंगे, बर्फ। अब क्या होता है बच्चे, ये किस प्रकार से किस प्रकार से क्या करेगा, अपक्षय का निर्माण करेगा। तो जैसे अगर मैं बात करूं, ये कोई चट्टान है, ये कोई चट्टान है, और इसी के पास में कोई दूसरी ये चट्टान है, ये भी चट्टान है और ये भी चट्टान है। ठीक है बच्चे, अब क्या हुआ कि ये बादल है और इन बादलों से क्या आती है, बारिश आ रही है, यानी कि वर्षा आ रही है। और ये वर्षा क्या करेगी, वर्षा का जल इन चट्टानों के बीच में इस प्रकार से पड़ जाता है, इस प्रकार से पड़ गया, यानी कि इसके अंदर इसके बीच में पानी भर गया। अब क्या होता है बच्चे कि ये पानी क्या करेगा, जब सर्दियों का मौसम आएगा तो ये पानी बर्फ में बदलेगा या नहीं बदलेगा, बदलेगा ना। ये कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं, उनके बीच में इस प्रकार से पानी भरा होता है। जो सर्दियों के समय क्या होता है बच्चे कि ये जो पानी है ये बर्फ में बदल जाता है, और बर्फ में बदल जाता है तो फिर क्या होता है, इसका आयतन बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि आप कोई पानी की बोतल है, फुल भरी आपने पानी की बोतल, और पानी की बोतल भर के आपने फ्रीज में रख दी, और जैसे ही आपने फ्रीज में रखी बोतल तो वो फ्रीज में जैसे ही फ्रीजर में आप उसको रखते हो तो कुछ समय के बाद वो पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही बर्फ में कन्वर्ट होता है, अगर आपने उस बोतल को पूरी भरी है, ऊपर तक भरी है, तो क्या होगा बच्चे कि वो बोतल का जो पानी है वो पानी बर्फ में जैसे ही बदलता है तो वो बर्फ जो है उस बोतल के क्या करेगा, दीवारों पर क्या बनाएगा, दबाव बनाएगा, और कभी कभी बोतल इस प्रकार से फट भी जाती है। यानी कि पानी का आयतन ज्यादा होता है, जबकि बर्फ का आयतन ज्यादा होता है, जबकि पानी का आयतन क्या होता है, कम होता है। यानी कि आप एक गिलास अगर पानी लेते हो तो उसमें जब बर्फ बनेगा तो गिलास के ऊपर तक निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि बर्फ का आयतन ज्यादा होता है और पानी का आयतन कम होता है। ठीक है बच्चे, तो ये पानी जब यहां पर भरा तो इन चट्टानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, जैसे ये पानी बर्फ में कन्वर्ट होता है तो ये बर्फ जब बनेगा तो ये चट्टानों की दीवारों पर इस प्रकार से दबाव बनाएगा या नहीं बनाएगा, बनाएगा ना दबाव। और ये जब दबाव बनाएगा बच्चे, इस प्रकार से ये दबाव बनाएगा, और जब ये दबाव बनाएगा तो ये चट्टानों के कण क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे ढीले हो जाएंगे, और ढीले होंगे तो इसको क्या कहेंगे अपन, भौतिक अपक्षय कहेंगे। और किसके द्वारा, तुषार के द्वारा भौतिक अपक्षय अपन इसको कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, चले बच्चे देखो, तो इसको अपन क्या कहेंगे बच्चे, इसको कहेंगे तुषार के द्वारा, तुषार के द्वारा भौतिक अपक्षय। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो चौथा कौन सा हो गया, तुषार के द्वारा भौतिक अपक्षय। तो यहां तक कोई दिक्कत, तो आप एक बार इस डायग्राम को बना लो, ऐसे बना लो। ठीक है, जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाऊं वैसे आप बना लो, तो क्योंकि डायग्राम से ज्यादा चीजें याद होती है। एक बार बना लो आप, ठीक है, एक बार इसको आप बना लो। ठीक है, उतारा, चलते हैं आगे।
दूसरा हेडिंग लगाइए बच्चे, रासायनिक अपक्षय। दूसरा हेडिंग क्या है? रासायनिक अपक्षय। रासायनिक रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय। अब देखो बच्चे, रासायनिक अपक्षय की अपन बात करेंगे यहाँ पर, और रासायनिक अपक्षय के अंदर क्या क्या बातें करेंगे। देखो, रासायनिक अपक्षय किसे कहते हैं? ये भी एक अपक्षय का ही प्रकार है। दूसरा प्रकार मैंने आपको ये बताया, एक बहुत अच्छा सा मैं उदाहरण आपको दूंगा और उस उदाहरण से मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। देखो बच्चा, यहां पर अपन बात करें रासायनिक अपक्षय क्या होता है, तो मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूं, क्योंकि डायग्राम से चीजें ज्यादा याद होती है बच्चे। जैसे मैं आपको कहूं, मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूं, जैसे थोड़ा सा बात भी कर लेता हूं, चीजें पूछता हूं आपसे कि आप मार्कर, मैंने आपको कहा कि एक मार्कर लाओ, तो आपके दिमाग में इस मार्कर का फोटो आया कि नहीं आया? आ जाएगा ना कि सर हाँ मार्कर ऐसा होता है, दिमाग में फोटो बन गया। मैं आपको कहूंगा कि एक मोबाइल फोन लेके आओ, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ मोबाइल फोन का आकृति कैसी होती है। ठीक है, मैं आपको कहूंगा कि आपके घर का वर्णन करो, तो आप आसानी से आपके घर का वर्णन कर दोगे कि हमारा बेडरूम यहाँ पर है, हमारा किचन यहाँ पर है, हमारा गेस्ट रूम यहाँ पर है, तो आप सारी की सारी चीजों का आप क्या कर दोगे? वर्णन कर दोगे। मैं आपसे कहूं कि आप मोदी जी के घर का वर्णन करो, तो आपके दिमाग में आएगा नहीं, क्योंकि आपने मोदी जी का घर देखा ही नहीं, मोदी जी दिखाते नहीं किसी को घर। तो आप जब मोदी जी के घर का वर्णन नहीं करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में कोई डायग्राम बन ही नहीं रहा। अगर आपके दिमाग में कोई डायग्राम बन जाता है तो आप उसके बारे में आप बता सकते हो कि हाँ ये चीज ये है। ठीक है, यानी कि आपके दिमाग में मोदी जी के मोदी जी के घर का डायग्राम नहीं है, तो आप उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे बच्चा, यहाँ पर भी जितनी भी चीजें मैं ज्योग्राफी में आपको बता रहा हूँ, जो भी डायग्राम बनाओ आप उतार लिया करो, उसको फेरली उतार लिया करो, रफली उतार लिया करो। ठीक है, थोड़ा सा उससे क्या होगा कि आपको सारी की सारी क्लास आपको याद हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चले, तो यहाँ पर भी मैं एक डायग्राम आपको बता रहा हूँ, उस डायग्राम के थ्रू अपन बात करेंगे। जैसे देखो, एक बात ध्यान रखना, एक बात गांठ बांध कर ध्यान रखना कि जितनी भी मिट्टियों का निर्माण हुआ है वो चट्टानों से हुआ है। कैसे हुआ है बच्चे? चट्टानों से हुआ है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब जैसे ये कोई यहाँ पर चट्टान है, ये कोई चट्टान है। अब ये जो चट्टान है, ये ऐसी चट्टान है कि इस चट्टान के अंदर कुछ लोहांश के कण पाए जा रहे हैं। किसके कण पाए जा रहे हैं? लोहांश के कण पाए जा रहे हैं। इस प्रकार से ये चट्टान है, और इस चट्टान के अंदर किसके कण पाए जा रहे हैं? लोहांश के। ये लोहांश के कण पाए जा रहे हैं, ये लोहांश के कण है, ये लोहांश के कण है। ठीक है, ये लोहांश के कण है। कैसे कण है बच्चे? लोहांश के कण है। ठीक है, अब ये चट्टान जो है ये पर्वतीय क्षेत्र में है, और इस पर्वतीय क्षेत्र में होने के कारण इसके ऊपर पानी भी गिरेगा। पानी भी गिरेगा, जब जब वर्षा आएगी तो इस पर पानी गिर रहा है, ये पानी आ गया, और पानी आएगा तो ये लोहांश यानी कि जो लोहा है, ये लोहा है, इस लोहे से आकर ये पानी क्या करेगा? क्रिया करेगा। यानी कि लोहे को फेरस बोलते हैं, Fe, और प्लस पानी को क्या बोलते हैं? H2O। तो ये H2O या फिर H2O किससे क्रिया कर रहा है? फेरस से, यानी कि लोहे से। या फिर अगर वर्षा नहीं आई तो वातावरण में जो ऑक्सीजन होती है, वातावरण में जो ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन से भी ये लोहा क्या कर सकता है? क्रिया कर सकता है। ठीक है बच्चे, ऑक्सीजन से भी क्या कर सकता है? क्रिया कर सकता है। और जब क्रिया करेगा, ये जल या फिर ऑक्सीजन इस लोहे से क्रिया करेगा, तो ये बना लेगा फेरस ऑक्साइड। क्या बना लेगा? फेरस ऑक्साइड। यानी कि एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कि आपने क्या किया कि आपके घर के अंदर एक लोहे की छड़ पड़ी हुई थी, और उस लोहे की छड़ पड़ी है, तो आपने उस लोहे की छड़ को उठाया, और उठाकर उस लोहे की छड़ को आप ले गए, और ले जाकर उस लोहे की छड़ को आप छत के ऊपर जाकर टंकी के अंदर उसको आप डाल देते। जैसे ही टंकी के ऊपर आप उस छड़ को डालते हो, तो कुछ समय के बाद 15 दिन 20 दिन के बाद जब आप उस छड़ को उसके अंदर से निकालते हो, और टंकी में पानी भरा था, तो जैसे ही निकाला आपने, तो लोहे की छड़ का कलर कैसा हो गया? लाल हो गया, और उस लोहे की छड़ पर क्या लग गया? जंग लग गया। क्या लग गया बच्चे? जंग लग गया। तो वही क्रिया यहाँ पर होगी
क्रिया क्या है, लोहे की छड़, लोहा भरा है इसके अंदर, ठीक है। लोहे की छड़ पर पानी आ रहा है, यानी कि वो टंकी में पानी था, वो काम क्या कर रहा है, ये पानी, वर्षा का पानी। और ये क्रिया किससे कर रहा है, लोहे से क्रिया कर रहा है। जब H2O लोहे से क्रिया करेगा तो क्या बना रहा है, फेरस ऑक्साइड। और फेरस ऑक्साइड जब बनाता है यानी कि इसके ऊपर क्या लग गई, जंग लग गई। क्या लग गई बच्चा, जंग लग गई, जंग लग गई। और जब जंग लग जाती है किसी भी लोहे पर तो उसका कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चा, लाल हो जाता है। और लाल होने के बाद यानी कि जंग लगने के बाद उस लोहे का धीरे 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 ह्रास होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उस लोहे के छोटे छोटे कण टूटेंगे। और जब इस लोहे के छोटे छोटे कण टूटेंगे, जैसे ये लोहा है, इसका कलर कैसा हो गया, लाल हो गया, ये लाल हो गया, ये लाल इसका कण हो गया। और जब ये लाल हो जाता है बच्चा, यहां पर ये लाल हो जाएगा तो ये लोहा टूटेगा, टूटकर बाहर निकलेगा। टूटकर जब बाहर निकलता है तो ये चट्टानों के कण को भी अपने साथ लेकर आएगा। और जब चट्टानों के कण को अपने साथ लेकर आएगा, चट्टानों के कण टूटकर अपने स्थान पर गिर जाते हैं, तो इसे अपन क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं इसको। लेकिन इसको अपन रासायनिक अपक्षय कहते हैं, ठीक है बच्चे। और इस संपूर्ण अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चे, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। तो मैं आपको समझाता हूं, यहां पर सामने देखिए। देखो बच्चे, रासायनिक अपक्षय में क्या होता है कि लोहा होता है, और इस लोहा जो होता है यानी कि फेरस जो होता है, इस लोहे का रंग कैसा होता है, जब आप लोहे देखते हो तो हल्का काला होता है। कैसा होता है बच्चा, हल्का काला होता है, ठीक है। ये लोहा जो होता है बच्चे, ये लोहा जो होता है, ये लोहा Fe होगा बच्चा, ये ना Fe। ये लोहा क्या करेगा, क्रिया करेगा बच्चा, क्या करेगा, क्रिया करेगा। और ये क्रिया किससे करेगा बच्चा, या तो ये H2O से क्रिया करेगा, यानी कि ये जल से क्रिया करेगा, या फिर किससे क्रिया करेगा बच्चा, ये या फिर करेगा ऑक्सीजन से। किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से क्या करेगा बच्चे, ये क्रिया करेगा, ठीक है। तो ये तो जल से क्रिया कर रहा है या फिर ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, ये क्रिया कर रहा है। और जब ये इससे क्रिया कर लेगा तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा अपन को, इसका रिजल्ट मिलेगा, ये क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड। क्या बनाएगा बच्चा, आयरन ऑक्साइड, या फिर इसको आयरन ऑक्साइड या फिर इसको फेरस ऑक्साइड भी अपन बोल सकते हैं, फेरस ऑक्साइड, यानी कि आयरन ऑक्साइड या फिर फेरस ऑक्साइड बन गया। और जब आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड में ये बदल जाता है, इसमें ये बदल जाता है, तो इसके अंदर क्या लग जाती है, जंग। अपन उसको क्या बोलते हैं, यार जंग लग गया इसके तो। और जब जंग लग जाता है बच्चा, इसके जंग लग जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, इसका रंग हो जाएगा लाल। कैसा हो जाएगा, इसका कलर रेड हो जाएगा। इसका कलर कैसे हो जाएगा, रेड हो जाएगा, यानी कि लाल हो जाएगा, ठीक है। और जब ये इस पर जंग लग जाता है तो धीरे धीरे इसका क्या होगा, ह्रास होगा। और ह्रास होगा तो ये टूटकर क्या करेगा, नीचे गिरेगा। और जब टूटने की जो क्रिया है, टूटकर नीचे गिरता है तो उसको अपन ने क्या बोला था, अपक्षय। यानी कि जब चट्टाने अपने ही स्थान पर टूट कर गिर जाती है तो उसको अपन ने क्या बोला था, अपक्षय बोला था। क्या बोला था बच्चा, अपक्षय बोला था, ठीक है। यानी कि इस लोहे का क्या हो रहा है बच्चा, इस लोहे का क्या हो रहा है, इस लोहे का अपक्षय हो रहा है। ये लोहे का अपक्षय, लोहे का क्या हो रहा है बच्चे, अपक्षय हो रहा है, ठीक है। अब जब लोहे का अपक्षय हो जाता है, अब लोहे का अपक्षय हो गया, और लोहे का अपक्षय होगा तो लोहे के छोटे छोटे कण क्या होंगे, टूटेंगे। और ये देखो, लोहे के छोटे छोटे कण यहाँ पर टूट गए, माना कि ये लोहे के छोटे छोटे कण है और ये टूट जाते हैं। ये कण जब टूट जाते हैं, ये देखो ये कण क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। यहाँ पर कण टूट कर नीचे पड़ गए तो ये कणों को क्या होगा, एक हवा या फिर इनको वर्षा का जो जल होता है, ये जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर इसका क्या कर देता है, जमाव कर देता है। और इसी को अपन बोलते हैं अपर्दन। तो फिर इसका क्या हो गया, लोहे का अपक्षय हो गया। और अपक्षय होने के बाद लोहे के कण, और इन कणों का रंग कैसा हो रहा है, लाल है बच्चे। कैसा है इसका कणों का रंग, लाल है। लोहे के कणों का क्या हो रहा है बच्चे, अपर्दन हो रहा है। कणों का अपर्दन हो रहा है। और अपर्दन होने के बाद इनका क्या होता है बच्चे, अपर्दन होने के बाद इनका क्या होगा, जमाव होगा, जमाव। और जमाव किसका होगा, लाल कणों का होगा। किसका होगा बच्चा, लाल कणों का।
जमाव किसका हो रहा है? लाल कणों का। और जब लाल कणों का जमा होता है तो इससे एक मिट्टी का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं लाल मिट्टी। किसका निर्माण हो रहा है? लाल मिट्टी का। तो बन गई कि नहीं बन गई? देखो अपन मिट्टियां पढ़ रहे हैं लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे साइंस चल रही है यहाँ पर, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको क्रियाविधि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इसकी सारी की सारी क्या हो गई? क्रियाविधि हो गई। लाल मिट्टी की क्या हो गई? क्रियाविधि हो गई बच्चे, ठीक है। तो लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होगा? फेरस ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ये आपको अगर इसके अंदर की क्रियाविधि पूछ ले तो आपको पूछ ले कि इसके अंदर कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो इसके अंदर लोहा पाया जाता है, ठीक है, लोहा पाया जाता है। इसके अंदर एल्यूमिनियम के भी कुछ कण होते हैं। तो ये आपको सारी चीजें बतानी है। तो इस संपूर्ण अभिक्रिया को यहां से लेकर यहां तक की जो संपूर्ण अभिक्रिया है, इस संपूर्ण अभिक्रिया को, तो यहां पर मैं एक लाइन लिख देता हूं, नॉट इस संपूर्ण अभिक्रिया, इस संपूर्ण अभिक्रिया को, इस संपूर्ण अभिक्रिया को ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। इस संपूर्ण अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है ना? इस संपूर्ण अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अपनी क्या होगी? रासायनिक अपक्ष हो गया। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए, एक बार आप इसको उतार लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार आपको इसको उतार लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चले देखो, एक था जैविक अपक्ष, जैविक अपक्ष, ठीक है बच्चे, एक जैविक अपक्ष। तो तीसरा प्रकार लिखो जैविक अपक्ष, तीसरा प्रकार लिखो जैविक अपक्ष, ठीक है। अब जैविक अपक्ष क्या होता है बच्चे? देखो, जीवों के द्वारा जो चट्टानों के कण टूटते हैं, जैसे ये कोई चट्टान है, ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है और ये पर्वतीय क्षेत्र पर कोई ये चट्टान है, और इस चट्टान के जो कण है वो किसके द्वारा? जीवों के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे? जीवों के द्वारा जब ये चट्टानों के कण टूटेंगे तो उसको जैविक अपक्ष बोलते हैं। अब जीवों के द्वारा, जैसे मान ला कि आपने देखा होगा कि चूहे हैं, वो चूहे क्या करते हैं? चट्टानों के अंदर धीरे 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 बिल बना देते हैं, और बिल बनाते हैं तो ये क्या करते हैं? चट्टानों के कणों को तोड़ते हैं, कणों को तोड़ते हैं। तो ये भी क्या हो गया? जैविक अपक्ष हो गया। जैसे आप पर्वतीय क्षेत्र में क्या करते हो? अपने पशुओं को लेकर जाते हो पशु चारण के लिए, और जब आप पशु चारण के लिए वहां पर लेकर जाते हो तो पशु क्या करते हैं? पशुओं के जो खुर होते हैं, पैरों के जो खुर होते हैं, उन खुरों से क्या होता है कि ये चट्टानों के जो कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ढीले हो जाते हैं। और ढीले जब हो जाएंगे बच्चे, उन चट्टानों के कण जब ढीले हो जाएंगे तो वो टूट कर नीचे गिर जाएंगे, और इसे क्या कहेंगे? जैविक अपक्ष। क्या कहेंगे बच्चे? जैविक अपक्ष। यानी कि जीवों के द्वारा जो चट्टानों के कण टूट कर नीचे गिर रहे हैं उसे अपन क्या कहेंगे? जैविक अपक्ष कहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आप ही लिख लो जैविक अपक्ष में, लिखो यहाँ पर जैविक अपक्ष में लिखो, आप ही लिख लो। जब चट्टानों के कणों को जीवों के द्वारा, जीव आप समझ गए कौन से? जानवर भी हो सकते हैं, पालतू जानवर, और चूहे बिल्ली भी हो सकते हैं, ठीक है। जीवों के द्वारा, चट्टानों के कणों को जीवों के द्वारा तोड़ा जाता है तो उसे जैविक अपक्ष कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? जैविक अपक्ष कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं थोड़ा सा और। तो अपक्ष का तो प्रकार खत्म हो गए। एक होता है अनाच्छादन।
अनाच्छादन। ये अनाच्छादन क्या होते हैं? देखो बच्चे, अनाच्छादन क्या होता है? देखो बच्चे, ये सारी की सारी चीजें मैं यूज करूंगा कि मिट्टियों के अंदर, ठीक है, तो आपको वहां पर परेशानी नहीं आएगी। फिर देखो, एक तो होता है अपक्ष, अपक्ष प्लस एक होता है अपर्दन। जब अपक्ष और अपर्दन एक साथ होता है, एक साथ तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? अनाच्छादन। अनाच्छादन क्या कहेंगे बच्चे? इसको अनाच्छादन कहते हैं, ठीक है। तो इसको अपक्ष या अपर्दन और इस क्रिया जब एक साथ होती है तो उसको क्या बोलते हैं? अनाच्छादन कहते हैं। चलिए आगे, तो लिखिए इसके अंदर लिखिए, जब अपक्ष व अपर्दन की क्रिया एक साथ होती है तो उसे अनाच्छादन की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? अनाच्छादन की क्रिया कहते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलें आगे, चलते आगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन आगे बात करेंगे और इससे आगे मिट्टियों की, राजस्थान की मिट्टियों के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और उसको अपन कल देखते हैं। तो तब तक के लिए इसको एक बार लिख लीजिए आप, ठीक है, याद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।